सन ऑफ मौला जट का मकसद यही है कि जहाँ पर मौला जट ख़त्म हुई है उसके बाद आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने क्या किया उसमें आगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं हैदर सुल्तान राही, जो लेजेंड ऑफ मौला जट। अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो आपके लिहाज से क्या फिल्म जस्टिफाई कर सकती है? मुग़ल आज़म को बार बार भी अगर आप बनाएंगे तो नाम दिलीप साहब का ही आएगा। बेशक। तो ऐसे ही जब भी मौला जट बनेगी तो जो मर्जी एक्टर भी इसमें काम करे, एंड पे कंपैरिजन राही साहब के साथ ही किया जाएगा, राही साहब का नाम ही आएगा। हमजा ने कंपेरेटिवली फवाद की निस्बत बेहतर किया, उसमें जस्टिफाई किया। आई स्टडीड इन एक्टिंग स्कूल, आई स्टडी डायरेक्शन एज वेल। उसकी वजह यही थी कि मैं वो चीज़ें यहाँ पे लाना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं, कुछ पुराने ख्यालात के भी हमारे डायरेक्टर्स बैठे हैं जो अभी तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते। पहला सीन ही अबू जी के साथ इस तरह का टाइप का था, इसमें मुझे उनके साथ थोड़ा सा बोलना था तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। साइमा भी थी, रीमा भी थी, खुशबू भी थी। अब आप देखें नजर घुमा के कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज मेरे साथ मौजूद हैं हैदर सुल्तान राही, जो कि पाकिस्तानी फिल्मों के बादशाह सुल्तान राही के बेटे हैं। इनसे आज हम बात करेंगे, जानेंगे इनके फ्यूचर प्लान्स, इनकी कौन सी मूवीज़ आ रही हैं, और जानेंगे कि इनकी एक मूवी आ रही थी सन ऑफ मौला जट, इसके बारे में थोड़ी सी इनसे बातचीत करेंगे। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर सुल्तान, इनसे बात करते हैं और इनकी मज़ीद आगे की जर्नी के हवाले से इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी मूवी सन ऑफ मौला जट, इसके बारे में जानना चाहूँगी कि इसकी क्या कहानी हमें देखने को मिल सकती है, क्या प्लान्स हैं इस मूवी के हवाले से, थोड़ा सा हमसे शेयर कीजिएगा। राइट, वेल एज लॉन्ग एज फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो तो मैं सारा डिस्कस नहीं कर सकता, फिर वो ओपन अप हो जाएगा। लेकिन ये है कि सन ऑफ मौला जट का मकसद यही है कि जहाँ पर मौला जट ख़त्म हुई है उसके बाद आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने क्या किया उसमें आके, तो हमारा कुछ फोकस उसके ऊपर ही है। तो जो हमारे इसमें जो प्रोड्यूसर हैं, उसको जो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उनके साथ इसी हमारी थोड़ी गपशप चल रही है कि इसको हम लोग किस एंगल से लेकर आएँ। क्योंकि मौला जट 2 जब अभी रिलीज़ हुई, द लेजेंड मौला जट, उसने एक माशाल्लाह एक बड़े स्केल पे उसने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है लोगों पे। तो हमें अब बेसिकली उसको तो हम टैकल नहीं कर सकते, लेकिन हम एट द सेम टाइम स्टोरी के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं ताकि हम उसको पब्लिक को कम से कम जस्टिफाई कर सकें कि हाँ जी हम लोगों ने इसका असर। अच्छा, इसी मूवी का नाम पहले पुत्र मौला जट, इस नाम से भी हमारे सामने आया था। बेसिकली द मीनिंग इज़ द सेम। वो इंग्लिश में आ जाता है, सन ऑफ मौला जट हो गया, ये पुत्र मौला जट टिपिकल पंजाबी में आ गया। तो हमारे एक प्रोड्यूसर हैं, अभी मैं उनके अभी रिसेंटली बाहर अमेरिका गया हुआ था, तो वहाँ से अभी वापस अभी आया हूँ। तो उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा जी कि अगर हम इसको पुत्र मौला जट के नाम से अगर बनाएं तो वो कैसा रहेगा। तो मैंने उनसे कहा जी देखें, वो फिल्म जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बनाना चाह रहे हैं सिनेपैक्स के लिए। ये अगर आप बनाएंगे तो ये किसके लिए बनाएंगे? उन्होंने कहा जी ये भी हम उसके लिए, और प्लस जो हमारे पहले के सिनेमा से, रॉयल पार्क के सिनेमा से, उनके लिए बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा पहले फिर स्क्रिप्ट पे बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, जिसका बेहतर लगेगा वो पहले स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, तो इसमें हमें लैंग्वेज भी थोड़ी चेंज देखने को मिल सकती है या पंजाबी ही होगी? ओके। यहाँ पे करें सिनेपैक्स के लिए करें या रॉयल पार्क के लिए करें? अच्छा, मौला जट की अगर मैं बात करूं तो जो पुरानी मौला जट है उसमें सुल्तान राही साहब को हमने देखा है, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। नो डाउट। जो लेजेंड ऑफ मौला जट, अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो आपके लिहाज से क्या फिल्म जस्टिफाई कर सकती है? देखें, द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में अगर बात करें तो सिनेमाटोग्राफी उसकी विदाउट अ डाउट वाज वेरी वेरी गुड, डायरेक्शन वाइज वाज वेरी वेरी गुड, तो बहुत अच्छा था। एक्ट्रेस की अगर आप बात करें तो मेरे हिसाब से हमजा ने कंपेरेटिवली फवाद की निस्बत बेहतर किया, अच्छा उसने रोल को उसने जस्टिफाई किया। लेकिन कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि अगर आप मुग़ल आज़म को बार बार भी अगर आप बनाएंगे तो नाम दिलीप साहब का ही आएगा। बेशक। तो ऐसे ही जब भी मौला जट बनेगी तो जो मर्जी एक्टर भी इसमें काम करे, एंड पे कंपैरिजन राही साहब के साथ ही किया जाएगा, राही साहब का नाम ही आएगा। तो अब ये जो हम फिल्म लाने जा रहे हैं ना, पुत्र मौला जट, इसलिए हम उसको ट्राई कर रहे हैं कि उसमें वो एक अंग तो नजर आएगा आपको मौला जट का, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल अबाउट मौला जट। गेट इट? थोड़ा सा उसमें हल्का सा हम उसको करेंगे तो चेंज। जैसे अभी लेजेंड ऑफ मौला जट आई थी तो कई दफ़ा व्यूवर्स के हमने जो कमेंट सुने हैं उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों से एक ही बात आई है, सुल्तान राही की तो क्या ही बात थी। ऐसे ही है। आपको जब लोगों ने ऐसे आपके सामने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, जाहिर है देखिए डिस्कशन होती है। जी बिल्कुल ऐसे है। तो आपको जो लोगों ने इजहार किया, किस तरह का रिस्पांस था लोगों का? देखिए, पहली बात तो लोगों ने ये कहा कि जी इस फिल्म में आपको होना चाहिए था। मैंने कहा जी पहली बात ये है, अगर हम पाकिस्तान में तो पॉसिबल था कि शायद मैं ही होता, लेकिन अगेन हर डायरेक्टर की, हर प्रोड्यूसर की अपनी चॉइस होती है, उन्होंने उसकी जो भी कास्टिंग की अपनी मर्जी के मुताबिक, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अब जो लोग ये फिल्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हम बनाने जा रहे हैं,
तो जितने भी अबू जी के फैंस हैं, जितने भी माशाल्लाह लाखों करोड़ों फैंस हैं, उनका मुझसे यही क्वेश्चन होता है कि जी राय साहब दे अंगे जैसे दोनों देखना चाहते हैं तो तुसी की करोगे। मैं कही या अल्लाह खैर इतना प्रेशर मेरे पे अभी से बनना शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी प्ले करे एक डिफरेंट चीज़ है, कि अगर उनका अपना बेटा करे तो क्या करेगा, दैट्स अ वेरी चलिए ये तो होगी ना लोगों की बात कि लोग चाहते थे कि लेजेंड ऑफ मौला जट में वो आपको देखें, आप खुद क्या चाहते थे? आप भी चाहते थे कि आपको मौका मिलता रोल प्ले करने का? देखें, हर एक्टर चाहता है कि उसको एक फिल्म को अच्छे प्रोडक्शन के साथ, एक अच्छे स्क्रिप्ट के साथ मिले, हर एक्टर करना चाहता है, वैसी बात है। लेकिन ये है कि ये एक हमारी अपनी समझ लेंगे हमारी घर की फिल्म थी बिल्कुल तो उस वाले से बिल्कुल आई वुड लव टू वर्क इन इट, लेकिन अगेन लाइक आई सेड इट्स अप टू द डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स। अच्छा, अपने सुल्तान राही के बेटों में से अगर देखा जाए तो सिर्फ आप ही उनके बच्चों में से फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। यस। तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? आपके वालिद साहब इंस्पिरेशन थे या आपको शौक था? मुझे बचपन से शौक था। शौक मतलब मेरे जो बाकी जो बड़े भाई हैं, एक का नाम तारिक है, तारिक सुल्तान, एक बाबर सुल्तान है, उनका शुरू से यही रहा है कि बस स्कूल और आपस में एक नॉर्मल एक लाइफ होती है, और अभी भी वो लोग अमेरिका में माशाल्लाह सेटल हैं, अपने वहाँ पे काम शाम वगैरह सारा देख रहे हैं। लेकिन मेरा बचपन से डे वन से अबू जी के साथ शूटिंग्स पे जाना, लोगों से मिलना, अंजू आंटी के साथ बड़ा मतलब सबके साथ मुझे ये कैमरास लाइट्स मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी बचपन से। सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट आई एम गोना गो एंड डू दिस। अच्छा, अपने फादर के साथ जब आपने कैरेक्टर प्ले किया तो कैसा महसूस हुआ? कोई प्रेशर था आपके ऊपर कि वो हर बंदा उनको जानता है, उनका एक नाम है फिल्म इंडस्ट्री में? बात ये कि कभी भी अबू जी को हमने ना सुल्तान रही साहब के हवाले से नहीं देखा। घर में ऐसे अबू का फिक्र होता है, हमारे लिए बस वो थे। हाँ, ये ज़रूर था कि एक रिस्पेक्ट का दायरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल। और उसकी वजह से कभी भी अबू जी से हमको ने कभी ये नहीं हो कि कैसी कोई गलत बात मुझसे निकल जाए या कोई रूड हो जाए उनके साथ। हालांकि अबू जी की बहुत फ़नी और डाउन टू अर्थ उनकी नेचर थी, लेकिन जब कभी काम पे फर्स्ट टाइम जब हम इकट्ठे खड़े हुए, मेरा अनफॉर्चुनेटली पहला सीन ही अबू जी के साथ इस तरह का टाइप का था, इसमें मुझे उनके साथ थोड़ा सा बोलना था, तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। फिर फाइनली अबू जी ने थोड़ा सा मुझे हौसला दिया, थोड़ा समझाया कि बेटा कैरेक्टर है, आपस में करो, तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया वो। लेकिन ये था कि मैंने अबू से कहा, अबू जी मुझसे नहीं आपसे ये बोला जा रहा है इस तरह से। लेकिन अबू जी ने कभी भी ये बात ज़ेमे हमारे ना बचपन में कभी डाली, ना कभी उन्होंने कहा बेटा आपने अपने लेकर आनी है कि आप सुल्तान राही के बेटे हो। नहीं, आपने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, अपने दिमाग को इजी रखना है, जितना अल्लाह ताला आपको अरूज दें ज़िंदगी में उतना अपने आजी में ही रहना है, आपने कभी भी इससे में सवार नहीं करना इस चीज़ को। ये हमेशा समझते थे मुझे इस बात को, और मैंने फिर उनकी लाइफ में देखा भी, माशाल्लाह इतना बड़ा नाम हर चीज़ होने के बावजूद ही वाज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ कि मैं कहता हूँ कैसी मिसाल नहीं मिलती है। उनकी बात मेरा ख्याल है आज भी आप उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच शानी, आई एम जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू डू व्हाटएवर आई कैन ऑन माय एंड। अच्छा, इस साल उनको गुजरे हुए 28 साल गुजर जाएंगे जी जी, और अब भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। आज भी उनका जब भी नाम आता है लोग उनको पूरे रिस्पेक्ट से याद करते जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और बहार बेगम का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सुल्तान साहब ने उनसे कहा था कि अगर मैं मर भी गया तो लोगों के दिलों में जिंदा रहूंगा और मेरा नाम आज भी लोग याद रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने कहा था कि उस वक्त तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि वो जो बात वो उस वक्त कह के गए थे वो बिल्कुल सच थी। बिल्कुल और ऐसा ही है कि आज भी बिल्कुल लोगों के दिलों में वो जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। और अबू जी का पहले से ज़्यादा जिक्र होता है माशाल्लाह, जहाँ भी मैं जाता हूँ हमेशा अबू जी के बारे में बात होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लफ्ज़ों में होती है। ये बहुत बड़ा एक आपका क्रेडिट होता है कि आपको बंदा याद करे, कोई जाने के बाद अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। तो मेरे ख्याल से उनका वो जो एक माशाल्लाह दीनी हवाले से अल्लाह ताला के साथ लगाव भी था, और लोगों के काम आना, उनके रिस्पेक्ट का सर्कल, बहुत से एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से माशाल्लाह वो एक पर्सन बनते थे। तो जहाँ भी कहीं जाते थे तो माशाल्लाह अपना वो एक इम्पैक्ट छोड़ के आते थे लोगों के बीच में। तो आज भी लोग माशाल्लाह ऐसे याद करते हैं जैसे कि हमारे बीच में कहीं घूम रहे हैं, हमारे आसपास ही हैं माशाल्लाह वो। तो बड़ा अच्छा लगता है, और ये मेरे लिए एज अ पर्सन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लोग कहते हैं जी हमें अब आप मेरा हिसाब की झलक नज़र आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरा थोड़ा मैच्योर भी हो गया हूँ। पहले बहुत यंग था जब फिल्मों में आया था, और कुछ काम भी ऐसा मैंने करना शुरू किया है कि इसमें हल्का हल्का सा अबू जी के टचेस में लेता हूँ। नॉट कम्प्लीटली लाइक हिम, वो तो कभी भी मैं नहीं कर सकूँगा मेरे हिसाब से, लेकिन थोड़े बहुत अंग में ले लेता हूँ, फिर मैं उसके साथ उसका फ्यूजन में ले आता हूँ। तो यकीनी बात है, आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। और सुपर स्टारडम जो मैंने देखा है अपने बचपन में, मेरे ख्याल से अबू जी के साथ रहते हुए देखा है, मेरे ख्याल से मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा जो ख़ास रहमत अल्लाह ताला की उनके ऊपर थी। और अभी तक माशाल्लाह है कि लोग अभी तक ऐसी याद करते हैं जैसे कि 28 साल, मुंह से कहना आसान बात है, गुजर के पता भी नहीं चला इस तरह से 28 साल हो गए, लेकिन माशाल्लाह पीपल स्टिल लव हिम। सबसे ज़्यादा क्लोज मुझे लगता है बच्चों में आप ही थे उनके। मैं भी, और मेरी सिस्टर्स वगैरह जिनसे उनसे तो उनका बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरी वी हैव 2 सिस्टर्स, तो
लेकिन ये था कि मेरा टाइम ज़्यादा अबू जी के साथ स्पेंड होता था, बिकॉज सब अमेरिका चले गए थे, तो मैं और अबू जी यहाँ पे अकेले होते थे, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा आपस में इकट्ठे स्पेंड होता था। तो ये इट वॉज़ वेरी लवेबल। और कभी भी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने कभी बच्चों के ऊपर हाथ उठाया हो या कोई सख्ती से बोले हो। पहले वक्त बस टाइम ही नहीं था 24 आवर्स में 22 आवर्स वो काम करते थे। अच्छा, हर शख्स उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि आफ्ताब इकबाल का एक किस्सा हमारे सामने आया था, जिसमें उन्होंने सुल्तान राही के बारे में वो बस बात कुछ कही थी जो जो उन्हें नहीं नहीं कहनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आपके उनके साथ मामलात कुछ बेहतर हुए या वो अभी तक उसी वैसे वक्त ही ही सेटल हो गए थे। वो 2-3 दिन के अंदर ही चीज़ें सेटल हो गई थी, और वो थिंक उनको थोड़ा आइडिया हो भी गया था इस बात का कि बात गलत उनके मुंह से निकल गई है, और समझदार इंसान वही था जो अपनी गलती मान ले। बेशक। इसलिए उनकी जल्दी जान छूट गई थी और वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर दोबारा ना मैंने उठाई ना रिपीट दोबारा हुई। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी दोबारा मुलाकात भी नहीं हुई। इतना आपको पता है, लास्ट ईयर की बात है ये, तो साल गुजर गया। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हर टाइम होता है हर चीज़ का। अगर वो उस वक्त अरूज पे थे, तो अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल, आज बिल्कुल। किस तरह का वक्त चल रहा है कि बिल्कुल प्रोग्राम ऐसे ही की है, बिल्कुल ऐसे ही। रेटिंग। तो इंसान को, जैसे आपने कहा कि अगर उसको अरूज मिल जाता है तो उसको उस अरूज को भी संभाल के रखना चाहिए। इतना प्राउड इंसान में नहीं आना चाहिए कि वो मुंह के बल गिर जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही। आपने जो बात कही उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मूवीज़ की बात हो गई, राही साहब की बात हो गई, काफ़ी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली। अब आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी। Sure. हर इंसान की कोई फेवरेट एक्ट्रेस होती है जिसके साथ उसका काम करने को दिल भी करता है और अच्छा मज़ा भी आता है काम करके। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान। अच्छा, आई फील लाइक कि भी रिसेंटली मुमताज़ जी वापस आई हैं, और उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी और मुझे बचपन से बड़ी विश लगती थी। तो उनसे फिर फाइनली मुलाकात हुई, तो मेरी ख्वाहिश है कि अंजू आंटी हो जाएं, मुमताज़ जी हो जाएं, इनके साथ मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगा, क्योंकि सबके साथ बाकी मैंने काम किया हुआ है और बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके। शी इज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट पर्सन। तो मैं चाहूँगा कि उनसे, और बाकी हमारी जो यंग जनरेशन में अगर आप कहें तो आसपास फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कोई हीरोइन नज़र नहीं आती है। हमारा एक दौर था कि पूरी खेप थी हमारे पास, साइमा भी थी, रीमा भी थी, खुशबू भी थी, सो ऑन, रीमा, मीरा, सब थे। अब आप देखें नज़र घुमा के कोई भी नहीं है। और मैं फिर नई लड़कियों के साथ हमें काम करने के लिए वो कहते हैं, हम करते भी हैं उनके साथ, कभी ये नहीं फील करता कि यार शी इज़ न्यू या जो भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट सीरियस काम को लेके। इन लोगों में पैशन था, ये जो पुराने टाइम की जो हमारी हीरोइंस थी ना, इनमें पैशन था कुछ बनने, नाम बनाना, करना है। अब बस वो कहते हैं टिकटॉक भी आ गया हुआ है हमारे पास, ये भी आ गया, वो भी आ गया, ठीक है यार टाइम दे देंगे, देख लेंगे। तो इसलिए वो चीज़ नहीं बन सक रही अभी तक जो पहले हमारी हीरोइंस में थी, अनफॉर्चुनेटली। एक एक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? आई थिंक एक एक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए टू टैकल एनीथिंग दैट कम्स योर वे, और मुश्किल से मुश्किल काम आपको करना चाहिए एज फार एज जैसे रोल्स कंसर्न होते हैं। तो जब भी आप करोगे यू ग्रो मोर। अच्छा, हमारी जो यूथ है, सबसे आखिर में मैं आपसे चाहूँगी कि आप उनको कोई मैसेज भी दें। एक माइंडसेट भी बन गया हुआ है कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है तो हर शख्स, हर चाहे वो लड़का हो या लड़की है, वो चाहता है फवाद खान के साथ काम कर ले, ठीक है, फहद मुस्तफ़ा के साथ काम कर ले, हुमायूं सईद के साथ काम कर ले। और पंजाबी मूवीज़ की जब बारी आती है तो वो समझते हैं कि नहीं, पंजाबी मूवीज़ में काम करेंगे तो हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। राइट। उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, पहली बात, उनकी ये माइंडसेट जो सा है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने जो पंजाबी फिल्मों की हालत कर दी हुई है। हाँ, ये अबू जी के दौर में होता तो ये बात कभी किसी मुझे सुनने को मिलती भी नहीं। कराची से लोग यहाँ पे आते थे काम करने के लिए, तो वो एक दौर था। लेकिन अगेन मैं उनको ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि फ़िल्म होती है, कराची की हो चाहे पंजाब की हो। बात यह है कि आप अपना रोल देखें क्या है, और लोगों ने इसको वैसे ही इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको बदनाम कर दिया है। ये इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है। अगर आप बाहरी भी देखें तो इतने सारे प्रोफेशंस हैं, बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कभी मिलें, कभी उन शोबों में जाके देखें तो आप लोग कहेंगे वाह हम तो वैसी इंडस्ट्री के बारे में क्या पता क्या बातें करते थे। तो ये इंसान अच्छा बुरा होता है, माहौल उसके आसपास कुछ नहीं इसको छेड़ सकता मेरे हिसाब से। आप खुद अच्छे हैं, आप करें, कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आपको शौक़ है, क्योंकि मुझे बेशुमार लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई हमें कभी तारुफ़ करवाएं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, XYZ जो भी है। तो ये ज़रूर कहूँगा कि आपको शौक़ है, आप करें ज़रूर, लेकिन अपने आप को तैयार करके आएँ, ऑलराउंडर होकर आएँ, एक्टिंग सीख कर आएँ, लर्न करके आएँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं। आपके पास सबसे बड़ा टीचर आपके पास आपका फ़ोन है, उसको देखें, लर्न करें,
और कोशिश करें किसी को कॉपी ना करें। मुझे हमारे बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जी, वो शाहरुख खान की एक्टिंग करके दिखा रहे होते हैं, कभी कोई फलां की एक्टिंग, कभी अबू जी एक्टिंग करके दिखा रहा होता है। अपने आप को नेचुरली लेकर आएँ, जो आप खुद से हैं, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आएँ, और आएँ ज़रूर। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है यंगस्टर्स की, नए टैलेंट की, अच्छे फेस फीमेल्स के हों, मेल्स के हों, विलन्स भी चाहिए हमें। इसका पूरी खेप खाली पड़ी हुई है, आप लोग आइए करें बुक, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। हैदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने एक ओवरऑल डिटेल डिस्कशन की है आपके साथ, Thank you so आपके much. करियर के हवाले से, आपकी मूवीज़ के हवाले से, राही साहब के हवाले से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, माय प्लेजर। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की डिस्कशन हैदर के साथ मज़े की लगी होगी, आपको अच्छा लगा होगा। इनके व्यूज़ सुन के, सुल्तान राही साहब के बारे में सुन के, मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।